अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम 9th का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो होगा चैप्टर नंबर 12 पर होगा। चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का। ये टॉपिक न्यू नहीं है हमारे सिलेबस में। आप लोग पिछली क्लासेस में 6, 7, 8 में भी ये टॉपिक पढ़ते हुए आए हैं। 8 में भी अब जो न्यू सिलेबस था मैथ्स में, उसमें इसकी सारी ही डिटेल्स मौजूद हैं। जिन स्टूडेंट्स ने न्यू सिलेबस से 8 की थी तो उनको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का एक टॉपिक था जिसमें हर चीज़ उसमें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, खैर हम अगेन 9th क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। इसमें कुछ चीज़ें कम हैं एज़ कम्पेयर टू 8 क्लास। उसमें थोड़ा ज़्यादा आप पढ़ कर आए थे, इसमें कुछ टॉपिक्स स्किप हैं, मतलब नहीं दिए हुए। ओके, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इसके नाम से जैसे ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन का कॉमन मतलब सबको पता है कि मालूमात हैंडलिंग यानी हैंडल करना, यानी अगर डिफरेंट मालूमात्स को हैंडल करने को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं। बेटा जब तक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ना तो हमें उस टॉपिक की समझ नहीं होती कि हमने उसके अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो सबसे पहला जो है आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट देखना है कि इसमें असल में है क्या चीज़ ना। ये एक मैथ्स की ब्रांच है स्टैटिस्टिक, उसका एक टॉपिक है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। जैसे हम डिफरेंट डाटास को कलेक्ट करके जो है उसको डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके एक जगह जो है डाटा की फॉर्म बना दें, उसको समराइज़ कर दें, एनालाइज कर लें, उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग बोलते हैं। ओके, इन एग्ज़ाम्पल में अगर देखें तो स्टूडेंट्स क्लास जो होती हैं, क्लासेस में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं, इनका डाटा देख लेते हैं। अगर स्कूल्स में देखें तो हम कहते हैं 7 क्लास में 30 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, 8 क्लास में 20 है, 6 क्लास में जो है वो 40 है। तो ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर क्लास के लिहाज से जब हम देखते हैं तो फिर पूरे स्कूल का जब डाटा कलेक्ट किया जाता है तो फिर हमें सब उसको एक समराइज़ डाटा हमारे के सामने आ जाता है। ऑल ओवर तो हम देखें तो हम कह देंगे किसी स्कूल की जो स्टैंडर्ड है 150 है, 30 है, सॉरी 150 है, 200 है या इससे अबव है। ठीक है, लेकिन जब हम इनको एक क्लास वाइज, अब हमें नहीं पता कि कौन सी क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर हम ये कह दें कि जो है क्लास 3 के जो है वो 20 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 4 के 30 हैं, क्लास 5 के 40 स्टूडेंट्स हैं और वो 8 तक का अगर स्कूल है तो इनको सम अप करके हम देखते हैं तो हम कहेंगे कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं ऑल ओवर को स्कूल में पढ़ते हैं। तो इस तरह डाटा को एक तरतीब कर देना, तरतीब दे देना, इन सबको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, एक और अगर एग्जांपल दी तो देखिए जो कॉमन एग्जांपल हमारे घरों में मर्दमशुमारी वाले आते हैं, वो भी तो यही काम करते हैं ना। वहाँ तो वो चेक करते पहले एक घर का डाटा कलेक्ट करते हैं, कितने मेंबर्स रह रहे हैं, फिर पूरी जो है स्ट्रीट का डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस पूरे एरिया का डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो ही पूरे जो है आपके सिटी का डाटा कलेक्ट होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर फिर उसको टेबल्स में कन्वर्ट करके या बहुत अच्छे से उसको तरतीब देकर फिर जब पेश किया जाता है तो उसको हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक की इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो बुक्स पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको मार्क करनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो इन स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ आल्सो नॉन एज डाटा हैंडलिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग को हम क्या ये भी कहते हैं, डाटा हैंडलिंग भी बोलते हैं। डाटा हैंडलिंग प्लेज विद वाइटल रोल टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ मीनिंगेबल वे, यानी डाटा हैंडलिंग जो होता है ये प्ले करता है एक बहुत अच्छा रोल रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, ज़ाहिर करता है, मालूमात को ज़ाहिर करता है इन अ मीनिंगफुल वे, यानी बहुत अच्छे मीनिंग्स फुल वे में, यानी हमें उस चीज़ की समझ आती है, देखने से पढ़ने से हमें समझ आ जाए उसका कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे किस चीज़ का डाटा और कैसे दिया गया है तरतीब। द वर्ड डाटा हैंडलिंग वाज फर्स्ट यूज बाय सर रोनाल्ड फिशर, मतलब फ़र्स्ट टाइम इस जो है सर रोनाल्ड फिशर ने जो है ये डाटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट दिया था या यूज़ किया था, इस वर्ड को यूज़ किया था। तो ये एस एम सी क्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको आपको लर्न करना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, मैंने कुछ मार्क किया है। टू नाउ अबाउट समथिंग इज़ नॉन एज इंफॉर्मेशन एंड टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन असल में हमारे पास क्या होती है, to represent that information is a meaningable way so that useful conclusion can drawn is known as is called information handling।
इट्स मीन दैट इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी मीनिंगफुल वे के में, और उससे जो कंक्लूजन निकले, जो रिज़ल्ट हमारे पास मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं। एक ये सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपके पास डाटा की थोड़ी सी डेफिनेशन है। कहते हैं द कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की जो कलेक्शन होती है, यानी जो हम उनको इकट्ठा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड न्यूमेरिक फिगर्स, उनको फिगर्स की फॉर्म में लेकर आते हैं, फैक्ट्स की फॉर्म में लेकर आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इज़ नोन एज डाटा। तो बेटा ये आपके पास एक डाटा की डेफिनेशन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो ये बेसिक डिफ़ाइन है जो आपको एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है, और ये बहुत अच्छे से डिफ़ाइन है। पीछे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट्स दिया जा रहा था डिफाइंस का, तो अगर पेपर में डिफ़ाइन आती है तो आपने ये वाली यूज़ करनी है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइज, समराइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा। यानी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशंस को, यानी कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर उसको यानी टेबल्स की फॉर्म में तरतीब देते हैं, समराइज़ करते हैं, और फिर उसको जैसे हम कहते हैं ना, एक पूरी कहानी को समराइज़ कर लेते हैं हम कि इसमें ये थीम था, ये इसमें ये चीज़ बताई गई थी। इसके बाद एनालाइज़ करते हैं, यानी उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छे से समझते हैं कि किस चीज़ की इंफॉर्मेशन और किस तरह से यूज़ आउट कर सकते हैं, एंड इंटरप्रेट न्यूमेरिकल डाटा, और फिर उनको यूज़ आउट करते हैं। तो ये हमारे पास डिफ़ाइन हो गई हमारी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डिस्क्रीट डाटा। ये एमसीक्यूज़ भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं। डाटा की 2 टाइप्स होती हैं, 2 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास डिस्क्रीट डाटा, और एक होता है हमारे पास कंटिन्यूस डाटा। एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखें तो जो डिस्क्रीट डाटा होता है वो रैंडम डाटा होता है हमारे पास, ठीक है, लेकिन होल फिगर में होता है, ठीक है। इसमें कोई फ्रैक्शन वैल्यूज़ नहीं आती, पॉइंट्स वैल्यू नहीं आती। हम होल फिगर का जब डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं, ठीक हो गया। और जो कंटिन्यूस डाटा होता है वो जो है वो रैंडम तो होता है, लेकिन ये कह लें कि जहाँ से एक चीज़ एंड हो रही है वहीं से दूसरी चीज़ जो है वो स्टार्ट होती है। यानी इसमें हम पॉइंट्स वैल्यू ले सकते हैं। जैसे अगर हम शॉप पर जाएं और हम उन्हें कह दें कि 1.5 kg हमें एप्पल्स दे दें, या फिर हम चीनी लेने जाएं, शुगर जिसको हम कहते हैं, वो लेने जाएं, या इस तरह कुछ भी, और वो हम 1.5, 2.5, 3.5 इस तरीके से हम कोई चीज़ हम परचेज़ करते हैं, तो वो इस तरीके का जो डाटा होता है वो कंटिन्यूस डाटा कहलाता है। सो हम मार्क कर लेते हैं, डिस्क्रीट डाटा में कभी भी पॉइंट्स वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यूज़ नहीं आती, जबकि कंटिन्यूस डाटा में पॉइंट्स वैल्यू और जो है वो फ्रैक्शन वैल्यूज़ आ सकती हैं। जी, तो बेटा डिस्क्रीट डाटा की डिफाइन जो है वो आपने मार्क करनी है। इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू, ये सिर्फ सम स्पेसिफिक वैल्यूज़ लेता है। होल नंबर्स आर यूज टू राइट डिस्क्रीट डाटा। कौन से नंबर यूज़ होते हैं ये एमसीक्यूज़ के लिए आपको पता होना चाहिए। होल नंबर जो है वो यूज़ होते हैं फॉर डिस्क्रीट डाटा। कुछ एग्जांपल बताइए, जैसे नंबर ऑफ़ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर। जाहिर सी बात है, बुक्स को हम हाफ़ करके तो सॉल्व नहीं करते ना, हम उनको फुल बुक ही हमें सेल करनी पड़ती है, हम फुल बुक ही परचेज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ पेशेंट विजिटेड हॉस्पिटल इन अ वीक, यानी एक वीक में कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट जो है वो विज़िट किए हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो इस तरीके से डाटा को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल, यानी किसी इंटरवल के अंदर जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो, हम अगर वो सारी की सारी ले लें तो वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूस डाटा कहलाता है। डेसिमल नंबर्स आर यूज टू राइट कंटिन्यूस डाटा। डेसिमल नंबर यानी पॉइंट्स वैल्यू जो है वो हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस डाटा को राइट करने के लिए। ये फर्स्ट होल नंबर जो यूज़ होते हैं डिस्क्रीट डाटा के लिए, डेसिमल नंबर यूज़ होते हैं कंटिन्यूस डाटा के लिए। तो ये 2 आपके एमसीक्यूज़ हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक हो गया। ये तो हमने डाटा पढ़ लिया कि कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है। अब डाटा 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, एक हमारे पास होता है अनग्रुप डाटा और दूसरा होता है ग्रुप डाटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा हमारे पास क्या होता है, देखें, अगर हम किसी डाटा को बगैर तरतीब से ऐसे रैंडमली डाटा उठाकर हम इसे लिख कर दे दें, जैसे देखें सामने एक एग्जांपल है, जो है द नंबर ऑफ़ टॉयज सोल्ड बाय शॉपकीपर इन अ मंथ इज़ गिवन बिलो। उसने नंबर ऑफ़ टॉयज शॉप कीपर ने जो है वो सोल्ड किए हैं मंथ के अंदर, तो वो डिफरेंट है। जैसे कोई टॉय 10 सोल्व हो गए, कोई 5 हो गए सेल, और कोई 8, कोई 12, कोई 15, कोई 20 एंड अप टू सो ऑन।
तो इस तरह के डाटा को हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा बोलते हैं। और अगर इसी डाटा को मैं समराइज़ करके एक टेबल फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में, क्लासेस की फॉर्म में राइट कर दूँ तो मेरे पास वो ग्रुप डाटा कहलाएगा। डिफाइन देख लेते हैं। डाटा विच इज़ नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर यानी इज़ नॉट, अगर हम डाटा को अरेंज ना करें किसी ख़ास तरतीब के साथ, यानी अगर ग्रुप्स ना बनाएं या क्लासेस ना बनाएं, देन इट इज़ कॉल्ड अ अनग्रुप डाटा। ठीक है, ये एग्जांपल से मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। और अगर डाटा को अरेंज कर लिया जाए किसी क्लासेस में या ग्रुप्स में, देन इट इज़ कॉल्ड अ ग्रुप डाटा। तो हमारे पास दो तरह के डाटा था, अनग्रुप्ड होता है और ग्रुप होता है। अनग्रुप में डाटा तरतीब नहीं होता और ग्रुप में डाटा तरतीब से होता है। ये एक बॉक्स है, इसको ज़रा देख लीजिएगा एज MCQs। अनग्रुप डाटा इज़ आल्सो नोन एज रा डाटा। अनग्रुप डाटा को हम रा डाटा भी बोलते हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये देखें, एक एग्जांपल है, थोड़ा सा मैं इसको बता देती हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करें तो हमें आसानी हो जाए। देखो, इसी डाटा को ना ग्रुप्स में और क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया है ताकि ये ग्रुप डाटा बन जाए और फिर हम उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व आउट कर सकें। देखिए, ये अपनी मर्ज़ी होती है, या क्लास क्वेश्चन में दिया हो तो हम उस लिहाज से देखते हैं, क्लासेस ली हैं। अब हमने इसमें सबसे पहले देखना होता है कि सबसे छोटी वैल्यूज़ और सबसे बड़ी वैल्यू डाटा की। डाटा की सबसे छोटी वैल्यू इसके अंदर 5 नज़र आ रही है और सबसे बड़ी वैल्यू 34 है। तो उसके बाद हमने इसकी क्लासेस में इस तरह टेबल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इस तरह टेबल फॉर्म बनाने को ना हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा ये आगे डेफिनेशन है, इसको भी हमें पता होना चाहिए। A frequency distribution or table that represent classes or groups along with their रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर टेबल की फॉर्म, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। दैट रिप्रेजेंट क्लासेस, जिसमें हम क्लासेस या फिर ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करें अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस, उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी, उसकी, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कि 5 से 9 तक अगर ये टॉयज़ हैं, 5 से 9 तक के नंबर्स के जो टॉयज़ हैं वो कितने सॉल्ड हुए हैं, वो 2 हुए हैं। 10 से 14 तक नंबर्स के जो टॉयज़ हैं वो भी 2 सॉल्ड हुए हैं। 15 से 19 नंबर्स तक के टॉयज़ वो 10 सॉल्ड हुए हैं। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसका डा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ तक जस्ट आप याद करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन तो इनफ हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, इनको देख लें फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज ऑफ डाटा क्या होता है? रेंज असल में हमारे पास डिफरेंस होता है बिटवीन मिनिमम वैल्यूज़ एंड मैक्सिमम वैल्यू। मीन के डाटा की जो सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे बड़ी वैल्यू है, उनका अगर हम डिफरेंस ले लें तो हमारे पास रेंज ऑफ द डाटा कहलाएगी। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, आपके पास है रेंज का फॉर्मूला है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। ठीक, इसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द साइज ऑफ द क्लास बाय डिवाइडिंग द रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस और ग्रुप यू विश टू मेक। चेक कर लेते हैं क्लास साइज असल में कैसे लेते हैं। वैसे हमारी अपना वो होता है कि कॉन्सेप्ट होता है कि हम जितना भी ले लें, अगर मेंशन है ना हो क्वेश्चन के अंदर तो हमारी मर्ज़ी होती है कि हम जितना मर्ज़ी ले लें। यहाँ अगर उन्होंने क्लासेस मेंशन कर दी हों कि इतनी क्लासेस आपने बनानी है, तो फिर हमें ये फार्मूला यूज़ करना होता है कि रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू रेंज की फार्मूला लिख लेते हैं माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। इधर आके हम देखते हैं थोड़ा सा नंबर ऑफ़ क्लासेस। मतलब देखिए, अगर इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता कि आपने 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ़ क्लासेस बनानी है, ठीक हो गया। जस्ट उन्होंने ये बता दिया कि 6 नंबर ऑफ़ क्लासेस बनानी है, तो इसका क्लास इंटरवल कितना होगा हमें नहीं पता, तो हमें फिर इस फार्मूले से चेक करना पड़ेगा। हम ग्रेटेस्ट वैल्यू रखेंगे और उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू रखेंगे डिवाइडेड बाय 6 नंबर ऑफ़ क्लासेस हमें चाहिए थी, तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे। उससे जो हमारे पास आंसर आएगा ना बेटा, वो हमारी क्लासेस का साइज़ होगा। यानी जैसे यहाँ पर 5 से 9 तक की क्लासेस हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ कवर हो रहे हैं, डिजिट्स कवर हो रहे हैं। देखें, इसमें 5 कवर हो रहा है, 6 कवर हो रहा है, 7 हो रहा है, 8 हो रहा है एंड 9। इट्स मीन दैट 5 नंबर्स इसमें बन रहे हैं। आगे देख लेते हैं 10 11 12 13 14 अगेन 5 हो रहे हैं। तो बेटा ये 5, इसका क्लास साइज़ जो है वो 5 आ रहा है। तो इट्स मीन दैट क्लास साइज़ हम इस तरीके से हम निकालते हैं। अब आपने जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें कौन कौन सा कॉलम बनेगा, क्लास लिमिट्स बनेगी। ये क्लासेस को ही क्लास लिमिट्स बोलते हैं। परेशानी हो जाना कि पता नहीं अब ये क्लास लिमिट्स तो नहीं बताई, तो ये क्या है।
तो बेटा क्लासेस को ही क्लास लिमिट्स बोलते हैं। इसके बाद आपने टैली मार्क लगाने हैं, इसके बाद फ्रीक्वेंसीज लगानी है और क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। अब ये जब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो फिर हम इसको मार्क करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ओके, अब हमारे पास एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हम डेफिनेशंस हमने अच्छे से क्लियर कर ली। अगर कुछ रह भी गया होगा तो इंशाल्लाह आप इसमें एक्सरसाइज के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको रीड करते हैं। साथ साथ हमारे पास है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन द केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री। स्कोर बताए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के कि केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में उन्होंने क्या स्कोर गेन किया। ये टेबल खुद बना हुआ है, स्कोर हैं और हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। उसके पहले मैंने एक तरतीब से लिख दिया है ताकि हमें क्लियर हो सके। ये हमारे पास है, ठीक है। क्लासेस, इट्स मीन ये हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, उन्होंने कहा था व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। आखिरी क्लास की अपर लिमिट क्या है। बेटा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोअर लिमिट क्या होती है और अपर लिमिट क्या होती है। ये हमारे पास क्लास है, यानी 24 से 28 तक हमारे पास क्या है, क्लास है, ठीक है। तो ये 24 इज़ द लोअर लिमिट एंड 28 इज़ द अपर लिमिट। सिमिलरली इस क्लास इंटरवल में देखें तो 29 इज़ द लोअर लिमिट एंड 33 इज़ द अपर लिमिट। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि लास्ट क्लास की लिमिट बताएं, तो लास्ट क्लास कौन सी है, 49 से 53। हमें इन्होंने अपर लिमिट बोली है तो फिर अपर लिमिट इसमें क्या आएगी, 53। तो जस्ट आपने इतना सा आंसर लिखना है, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इज़ इक्वल टू 53। या फिर आप आंसर को एज अ स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं या मैथमेटिकली फॉर्म, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 टू 43। 39 टू 43 ये रही हमारे पास। इसकी देखें आपने क्या बतानी है, लोअर लिमिट बतानी है। तो इट्स मीन दैट लोअर लिमिट इज़ 39, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन के यहाँ से भी देख लेते हैं, ये आपको लिमिट बता दी थी, लिमिट जस्ट बतानी थी, तो 39 इज़ द लोअर लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द टू क्लासेस। जी तो बेटा मिड पॉइंट आपने बताना है। सिंपल बात कंसेप्ट है कि किसी भी चीज़ का जब हमें मिड पॉइंट बताना हो, वो चाहे इधर इस क्वेश्चन में है या फिर आपके पास वैसे भी रैंडमली क्वेश्चन में किसी भी दो नंबर्स का मिड पॉइंट पूछा हुआ है, किसी भी लेवल पर आपसे पूछ लें, तो आपको बस एक चीज़ याद होनी चाहिए कि आपने उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और 2 पर डिवाइड कर देना है, तो आपका उस नंबर का मिड आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कौन से दो नंबर्स दिए थे जिनका आपने मिड निकालना था, वो हमारे पास 34 एंड 38 थी, क्लास दी हुई थी। तो मैंने 34 को 38 में ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, तो यहाँ पर हमारे पास 72 बनता है। 34 प्लस 38 इज़ इक्वल टू 72। 72 डिवाइडेड बाई 2 इट्स मीन दैट 36। सो मिड पॉइंट इज़ 36। What is the class frequencies of the classes 29 to 33 and 44 to 48। तो बेटा यहाँ से तो देखें क्वेश्चन के अंदर 29 से 33, ठीक है। इसमें देखें क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये आपके नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है आपके पास, 6 आ रही है। तो हम लिख देंगे कि इन क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमारे पास 6 है। और 44 से 48 की भी फ्रीक्वेंसी आपने बतानी है, तो 44 से 48 की फ्रीक्वेंसी आपके पास 15 है। तो बट आप लिख देंगे कि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपके पास 15 है। अब देखें आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन द आपने ये बताना है कि इनके दरमियान फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान जो है वो साइज़ कितना है। तो बेटा चेक कर लेते हैं, मैंने पिछले का एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि हम रेंज को डिवाइड कर दें अगर नंबर ऑफ़ क्लासेस से, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं। 24 इसका जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, 53 इसका हाईएस्ट नंबर है। तो ये हमारे पास 53 को 24 से माइनस करके 6 से डिवाइड कर दें, तो देन हमारे पास क्या आ जाएंगी, इसकी क्लास साइज़ आ जाएगा। नहीं करना कोई इशू नहीं है, फॉर्मूला भूल गया है, हम फिंगर टिप्स पे कर लेते हैं। देखें 24 25 26 27 28 5 बने। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 29। अच्छा ये बच्चे गलती करते हैं कि वो स्टार्टिंग वर्ड छोड़ के नेक्स्ट से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने स्टार्टिंग नंबर को भी अंदर ऐड रखना है। तो देखें 29
30, 31, 32, 33 सेम साइज़ है, तो इट्स मीन दैट इनमें क्लास साइज़ कितना हुआ 5 हो गया। तो हम लिख देते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर में कि क्लास साइज़ हमारे पास कितना है 5 है। इन विच क्लास डज नॉट मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल, कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो हम अपनी क्वेश्चंस में चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखें कौन सी क्लास है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। सबसे कम फ्रीक्वेंसी इस क्लास की है जिसमें 3 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो इसकी क्लास क्या बनी 24 से 28 बन गया जी। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें लिख दिया 24 से 28 इन क्लास। बाकी आप स्टेटमेंट बेशक यहाँ से साथ पूरी कर सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फॉर। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी, मतलब वो ये पूछ रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी की 15 जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी 15 फ्रीक्वेंसी है उसकी क्लास लिमिट की लोअर क्लास बताएं। तो बेटा ये 24 उसकी लोअर लिमिट बनती है उस क्वेश्चन की। नेक्स्ट इसी के एक लास्ट पार्ट है हमारे पास, वो हमारे पास है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर बिटवीन 24 एंड 43। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के 24 एंड 43 के दरमियान जो स्कोर्स हैं ना आपने वो बताने हैं। तो हम यहाँ से क्वेश्चन बुक से देख लेते हैं। 23 से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के स्कोर्स हमने बताने हैं 24 से 43 की रेंज में। 24 इधर से स्टार्ट होगा 24 ये 24 से 28 और आपने कहाँ तक बताने हैं 43 तक बताने हैं। तो 43 ये रहा। तो इट्स मीन दैट ये और ये इन फ्रीक्वेंसीज़ को आपने क्या करना है आपस में ऐड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है 3, 6, 12 प्लस 33। इन सबको सम अप करने से हमारे पास 44 स्टूडेंट्स आ गए हैं, जो कि उन्होंने पूछा था कि इस रेंज के जो स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं स्कोर जितने स्कोर्स हैं वो आपने बता दें जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको गौर से देखिएगा। ये अगर फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको तो नेक्स्ट सारे क्वेश्चन आपको आराम से क्लियर हो जाएंगे। फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर रुपीज़ इन हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। स्कूल स्टाफ के लिए उन्होंने चेयर्स रिपेयर की हैं, तो वो कितने में एक चेयर रिपेयर हुई है तो उसका वो डाटा उन्होंने आपको बताया हुआ है। नंबर ऑफ़ रुपीज़ यानी 100 से अबव जो है उसमें लगे हैं, पर चेयर के लिहाज से लगे होंगे, तो बेटा वो आपको उनका डाटा दिया हुआ है। तो ये देखें 3 लाइंस आपको दी हैं और अरेंज्ड भी है। तो आई थिंक सो 1, 2, 3 हैं, तो 10 एक लाइन में आ रहे हैं। तो टोटल 30 यानी 30 चेयर्स उन्होंने रिपेयर करवाई हैं और 30 चेयर्स पे ये एक्सपेंडिचर उनका आया है, यानी इतना उनका ख़र्चा आया है। अब हमें क्या कहा गया है कि हम क्या करें। हमें ये बोला गया है कि प्रिपेयर आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टैली बार। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसके अंदर टैली बार होना चाहिए। उसके बाद मेथड बाय टेकिंग नंबर्स ऑफ क्लास 8 और क्लासेस इसमें कितनी रखनी है आपने 8 क्लास रखनी है, उन्होंने खुद बता दिया। ठीक है। आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। इसके बाद जो अब आप टेबल बना लें तो वो कहते हैं कि लास्ट 3 क्लासेस का आपने फ्रीक्वेंसी भी बतानी है। ठीक हो गया। सबसे पहला स्टेप आपका जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए साइज़ इंटरवल। साइज़ इंटरवल आपने कितना लेना है। ठीक है, ये हमने लेना है 3 लेना है। ठीक है, क्लास 8 दी हैं तो साइज़ इंटरवल 3 आएगा हमारे पास। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो मैंने अपने डाटा के अंदर ढूंढा तो मुझे जो यहाँ से मिनिमम वैल्यू मिली है वो 144 है। ठीक है, आप चेक कर लें अपने पास, बुक जब रख कर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो मेरे पास डाटा के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 144 है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। ये देखें, ये है हमारे पास। ठीक है, और मैंने इसके बाद हमने डाटा की हाँ लार्जेस्ट वैल्यू लेनी होती है, तो हमारे पास वो 167 है। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है टोटल वो हमारे पास 30 है। क्लास साइज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पर 8 बन रहा है। क्लासेस हमने बनानी है 8 बनानी है। तो बेटा ये देखें क्लास इंटरवल मैंने कैसे बनाया है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि जितनी क्लासेस लेनी हो मैक्सिमम वैल्यू को माइनस कर दें
मिनिमम वैल्यूज़ के साथ और डिवाइड कर दें जितनी नंबर ऑफ़ क्लासेस आपको चाहिए। तो हमें उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस 8 चाहिए, तो मैं 8 से इसको डिवाइड करा देती हूँ। अब हम माइनस कर लेते हैं 167 को माइनस कर लेते हैं 144 से, तो हमारे पास नंबर बनता है 23 और उसको हम डिवाइड कर लें अगर 8 से, तो हमारे पास नंबर बनता है 2.8 समथिंग। तो इट्स मीन दैट हम साइज़ लेंगे 3 का, ठीक है। 2.8 है, राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास 3 हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल का साइज़ लिया 2.8 आ रहा है, तो हम अप्रोक्सीमेटली 3 साइज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने क्लास साइज़ इंटरवल रखा 3। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, मैंने 3 के साइज़ से पहले क्लास लिमिट्स बनानी है। ये टेबल जो है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा हमारा, ठीक हो गया। अब देखें क्लास लिमिट्स कैसे लेनी है। सबसे छोटी वाली 144 है, अब 144 से 3 का साइज़ बना लें। काउंट कर लेते हैं 144, 145 एंड 146, ठीक हो गया। तो 144 से 146, नेक्स्ट 147 से 147, 148, 149, 3 साइज़ ये हो गया। नेक्स्ट चेक कर लें 150, 151, 152, 152 तक हो गया। तो नेक्स्ट 153, 154, 155, नेक्स्ट हमारे पास है 156, 157, 158, 159 एंड 160 एंड 161। अब टोटल देख लें आपके पास 8 क्लासेस पूरी हैं, ठीक है। आपने 8 क्लासेस बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस आपकी पूरी हो गई। तो बेटा ये 167 तक जा रही हैं, तो आपकी क्लास लिमिट्स बन गई। ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी है, ये भी नहीं है, असल में मैंने अंदर से टैली भाग छोड़ दिया कि ये मैं साथ साथ समझाते हुए सॉल्व करूँगी। तो बेटा यहाँ पर देखें टैली मार्क कैसे लगाना है। मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि आप टैली मार्क लगा लें, फ्रीक्वेंसी लगाना बहुत आसान है। इसके ना 2 मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक तो ये कि आप अपने डाटा को अरेंज करें, अरेंज करने के बाद आप देख लें कि फ़र्स्ट डाटा वैल्यू कितनी है, सेकंड कितनी है, थर्ड कितनी है, फोर्थ कितनी है। मतलब आप पहले फ्रीक्वेंसी मार्क कर लें, फिर उससे आप टैली बार बना लें। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है, इससे मिस्टेक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को ये मशवरा देती हूँ कि आपके पास जो डाटा गिवन है ना, इसी लिहाज से आप अपना टैली मार्क लगाना स्टार्ट करें। देखें बेटा मेरे पास डाटा में क्या है, सबसे पहले पहला नंबर हमारे पास जो है वो 145 का है। तो ये थोड़ा सा हम इधर साइड कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में भी आसानी रहे जी। तो बेटा मेरा पहला नंबर इस डाटा के अंदर क्या है, 145 का है, 145, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि हमारी क्लास लिमिट में 145 किस में आ रहा है। तो देखें ये 144 के अंदर ही 145 आएगा। तो मैं यहाँ पे टैली मार्क लगा लेती हूँ। टैली मार्क में ना सीधा एक निशान होता है जो आपने लगाना होता है, लाइन लगानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है 152। 152 किस रेंज में आएगा आपका, ये 150 है तो 152 इसी रेंज के अंदर है, तो एक सीधी लाइन लगा लें आप। नेक्स्ट आपके पास नंबर है 153। 153 है तो 153 देख लें, यहाँ इस लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पर एक टैली मार्क लगा लें। नेक्स्ट हमारे पास है 156। 156 ये देखें इस रेंज में आता है, तो 156 मार्क करा लें। इसके बाद आपके पास है 158। 158 इसी में दोबारा आ रहा है, तो यहाँ पर दोबारा लाइन लगा लें। नेक्स्ट है 160। 160 देखें किस में आएगा, ये 61 इसमें आ रहा है, तो 160 इसमें आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 146। 146 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ सेकंड लाइन लग गई हमारे पास। इसके बाद है 152। 152 इस रेंज में आ रहा है, ये सेकंड लाइन लग गई है। 155 यहाँ पर सेकंड लाइन लग गई है। नेक्स्ट हमारे पास है 159, तो बेटा यहाँ सेकंड लाइन लग गई। सेकंड डाटा के अंदर सेकंड लाइन देखें 161 है, 163, 2 नंबर से हम ढूंढ लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 161 इसके अंदर आ रहा है और 163 इसमें आएगा। नेक्स्ट 165 एंड 147। 165, 44 और ये 165 एंड 147, ये रहा 147। इसके बाद हमारे पास है 148, वो भी इसी लाइन के अंदर आएगा। 151 एंड 154। 151 इसके अंदर आएगा, 151 एंड 154 इसके अंदर, क्योंकि 3 है तो इसमें 4 भी आएगा। इसके बाद है 156 एंड 158। 156 भी इसके अंदर आएगा और 158 भी इसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 160, तो बेटा यहाँ पे ही 160 आ जाएगा।
इसके बाद है 144 एंड 167। 144 इसमें आएगा एंड 167 इसमें आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 151 एंड 150। 151 इसके अंदर आएगा एंड 150। तो बेटा ये देखें यहाँ 4 लाइंस पूरी हो गई हैं, तो 5वीं लाइन जो है वो इसको कट करेगी। हमेशा ये इसका रूल होता है टेली मार्क का। 4 लाइंस आपने लगानी है, 5th लाइन जो है वो उसको ऊपर से क्रॉस कर देंगे तो काउंटिंग में आ जाएगी। ठीक है। सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया कि आपको पहले से ये नज़र नहीं शायद आ रहा था टेली मार्क। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर अब हम देख लेंगे। अभी फ़िलहाल इसी को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिट है वो है, हमने 152 को क्रॉस करवाया है ना। अब हमारे पास है 149 एंड 145। 149 यहाँ रहा, ये हो गया आपका 149। इसके बाद हमारे पास है 149 एंड 145। 145 इसमें आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 153 एंड 152। 153 इसमें आएगा और 152 जो है वो इसमें 6 लाइन आपकी बढ़ गई। नेक्स्ट आपके पास है 155 जो है वो इसमें आएगा, ये इसकी 4th लाइन आ गई। ठीक हो गया। और 4 हो गई, 3 हो गई। इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ शायद कोई एक नंबर मिस हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 बनती है। ये देखें, इनको काउंट करें। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे 3 हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, इसको काउंट करें। 4 और 1 इज़ 5, 6 एंड 7, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 हो गई। 4 और 1 इज़ 5, 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। इस टेली मार्क को हम काउंट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आएंगे। ठीक है, आपको वहाँ से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ टेली मार्क्स को काउंट करना है और यहाँ से हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इस सारी फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करें, सम अप करें तो आपके पास टोटल 30 ही आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक बेटा हमारे पास से था कि क्वेश्चन का आपने आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। इसके बाद एक क्वेश्चन के अंदर एक और बात भी पूछी हुई थी, आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। लास्ट 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो लास्ट 3 क्लासेस ये रही हमारे पास, 4 1 2 इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो आप लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस इज़ 4 1 एंड 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें कहा गया है गिवन बिलो आर द वेट इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स। वेट्स बताए हुए हैं इनमें, हाई स्कूल्स के स्टूडेंट्स का वेट बताए हुए हैं जो कि केजी में बताए हुए हैं, और वो टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट्स आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन है टेकिंग 6 एज द नंबर ऑफ क्लासेस, प्रिपेयर आ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड कंस्ट्रक्ट आ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। 2-3 चीज़ें पूछी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाना है एंड कंस्ट्रक्ट आ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की डिफ़ाइन हमने पीछे नहीं देखी थी, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि हमारे पास ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो ग्राफ होते हैं बेटा वो 2 तरह के होते हैं, एक हिस्टोग्राम ग्राफ होता है और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। जो हिस्टोग्राम ग्राफ होता है उसके अंदर जो है हम रेक्टेंगुलर शेप जो हैं उनको जो है एडजस्ट करते हैं इन XY प्लेन के अंदर, यानी XY प्लेन के अंदर जो है हम एक हिसाब के आप कह लें कि ब्लॉक्स बनाते हैं, या आप बिल्डिंग्स कह दें कि बिल्डिंग्स की तरह बनाते हैं। मैप देखे होंगे जिसमें डिफरेंट इंजीनियर्स ने किसी बिल्डिंग्स के नक्शे वगैरह बनाए होते हैं जैसे, तो उनमें उन नक्शों में देखें तो आपको इस तरीके की कुछ शेप्स वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, कुछ बिल्डिंग्स बड़ी कुछ छोटी है इस तरीके से ना। तो हम एक हिसाब का कहते हैं कि जो हिस्टोग्राम ग्राफ होता है ना वो बिल्डिंग्स की शेप का होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड जो डेफिनेशन है इसकी वो है दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगुलर कंस्ट्रक्ट ऑन XY प्लेन। हिस्टोग्राम इज़ अ सिमिलर और टू बार ग्राफ। हिस्टोग्राम जो ग्राफ होता है वो बार ग्राफ से तकरीबन इक्वल होता है, बट इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको इसके जो है वो पता होने चाहिए, बाकी इसका आगे रीड कर लीजिएगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको जब ग्राफ बनाऊंगी ना इसका तो मैं आपको सारा उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके बाद फ़िलहाल हम देख रहे थे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ, वो यहाँ पर डिफ़ाइन है।
A frequency polygon is a closed geometric figure used to display a frequency distribution graphically। कहते हैं जो frequency polygon होती है ये हमारे पास एक closed geometric, closed जैसे इसमें देखें ये यहाँ पर अगर start है तो इसका ending भी यहाँ से ही है, ठीक है। closed figure है, unclosed नहीं है कि आप यहाँ पे point है तो आप कहें कि एक point यहाँ छोड़ दिया और यहाँ ला के छोड़ दिया और नीचे close नहीं किया तो वो open figure होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इसकी closed figure है। तो उन्होंने कहा है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है इज़ अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर यूज टू डिस्प्ले, जो कि यूज़ किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए आ फ्रीक्वेंसी के किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी किसके अंदर ग्राफिकली फॉर्म में, ठीक है। अ लाइन ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन विच फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट देयर मिड पॉइंट्स। एक बात याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपके पास मिड पॉइंट होना ज़रूरी होता है। पॉलीगॉन जो ग्राफ होता है वो मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसीज के दरमियान बनता है, ठीक है। अब मिड पॉइंट तो हमने पहले पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दोनों नंबर्स का जो दो नंबर्स गिवन होते हैं उनका सम करके 2 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका मिड पॉइंट आ जाता है, ठीक हो गया। तो बेटा यहाँ पर अब हम क्लास उसमें क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब सबसे पहला काम वही है हमारा कि हमने इसका सबसे छोटा नंबर ढूंढना है और सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो हमारे पास 15 है और सबसे जो हाईएस्ट नंबर है या लार्जेस्ट नंबर है वो हमारे पास है 44 है, ठीक हो गया। ये रहा इसका 44, ये 44 और ये 15 आता है। अब क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है कि क्लास साइज़ आपके पास 6 है। आई थिंक कुछ बच्चों के ना 2 तरह की बुक्स आई हैं हमारी गवर्नमेंट की, तो कुछ बुक्स में ना उसमें ये बताया हुआ है कि इसका क्लास इंटरवल ख़ुद बताया हुआ है और इस बुक में जो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है इसमें क्लास साइज़ बताए हुए हैं, सॉरी क्लासेस बताई हुई हैं कि कितनी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 3 का डाटा लिख लिया है अपने पास कि साइज़ ऑफ इंटरवल जो है वो 5 बनता है और ये 15 मिनिमम वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू ये है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कोर्स के 30 हैं। अच्छा ये मैंने ना 5 निकाला कैसे, कुछ बुक्स में डायरेक्ट 5 गिवन है लेकिन ये वाली बुक में गिवन नहीं है तो मैं निकालना भी बता देती हूँ। हाईएस्ट वैल्यू को माइनस कर दिया लोएस्ट वैल्यू में और उसको 6 से डिवाइड करें तो आपके पास 29/6 आता है। तो इट्स मीन दैट डिवीजन के बाद आंसर आता है 4.8। 4.8 अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है। तो इट्स मीन दैट साइज़ ऑफ इंटरवल कितना होगा, 5 होगा। सबसे पहले क्लास लिमिट्स बनाई हैं, देखें काउंट कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट वाले से स्टार्ट करना है। 15, 16, 17, 18, 19, 5 साइज़ लेना है, 90 तक ख़त्म हो गया। अगला देखें 20, 21, 22, 23 एंड 24, 5 पूरा हो गया। 25, 26, 27, 28 एंड 29, 5 पूरा हो गया। इसी तरह ये बाकी क्लासेस अब आपने खुद बनानी है, अब यहाँ तक आपको समझ आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी मैंने पहले लिख ली है लेकिन मैं आपको टैली मार्क्स से दिखाऊंगी कि फ्रीक्वेंसी कैसे आती है। अगेन इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, इसमें देखते जाते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है। देखें पहला नंबर हमारे पास 30 है, हम उसको मार्क करते हैं। 30 किस डिजिट में आएगा, 30 ये रहा बेटा 30, तो यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास 33 है और फिर 24 है, 33 वो भी इसी नंबर में आएगा, यहाँ पे 33 हो गया। उसके बाद हमारे पास आया 24, वो इधर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 21 है, 20 है तो इसी के अंदर हमारे पास 21 आएगा। उसके बाद हमारे पास 15 है, वो यहाँ पर आ गया। मैं ना नीचे चले, मैं इधर कोई चलती हूँ। इसके बाद हमारे पास है 39, 37, 44, 39 चेक करें, 39 यहाँ पे है, 37 वो भी इसी के अंदर आएगा एंड 44 इसमें आ जाएगा, 42 भी इसी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 33 देखें कहाँ पर आएगा, 33 बेटा यहाँ पर आएगा हमारा 33। इसके बाद हमारे पास है 33, अगेन 33 आ रहा है तो बेटा वो भी 33 हमारा इसी के अंदर आ जाएगा, 33। नेक्स्ट हमारे पास है 28, 29, 32, 28 इसमें आएगा, 29 भी इसमें आएगा, 32 इसमें 4 लाइन्स ऑलरेडी पूरी हो गई हैं तो ये इसके ऊपर क्रॉस 5 लाइन हो गई 32 की। नेक्स्ट हमारे पास है 31, 28, 26, 31 भी इसी में ही आएगा। उसके बाद है 28, 26, 28 इसमें आएगा, 26 भी हमारे पास इसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 32, 34 एंड 35, 32
इसके अंदर 32 आएगा, उसके बाद 34 लेना है तो वो भी इसी के अंदर आएगा, एंड 35 लेना है तो बेटा 35 इसके अंदर आएगा। इसमें 2 लाइंस ऑलरेडी लगी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 38, 36, 41, 38, 38, 38, 36, ये 5 क्रॉस हो गई। उसके बाद 38, 36 एंड 41, 30, 41 इसमें आएगा एंड 30, ये 30 हो गया, 4 लाइंस हो गई। इसके बाद है 35, 41, 35, ये 35 हो गया। उसके बाद 41 इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है 23, 26, 23, 23 इसमें आएगा, और 26, 26 ये 5 लाइन क्रॉस कर गई इसको ना। उसके बाद हमारे पास है 18, 34, 18, 34 यहाँ पे 34 5 लाइन क्रॉस कर दी, एंड 18 भी आएगा और ये हमारा 18 आएगा। अब काउंट करें कितनी लाइंस हैं। 1 2 लाइंस हैं, 2 फ्रीक्वेंसी, 3 लाइंस हैं, 3 फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4 एंड 5 लाइंस हैं, 5 फ्रीक्वेंसी, 10 लाइंस हैं क्योंकि 5 और 5 10 हो गया, 10 फ्रीक्वेंसी, 5 और 1 इज़ 6 एंड 4 टोटल हो गया, ठीक है। हमने फ्रीक्वेंसी लगा ली। अब हमने क्या करना है, इसके मिड पॉइंट लगाने हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए हमारा पॉलीगॉन का। तो मिड पॉइंट हमने कैसे बनाने होते हैं बेटा, ये जो क्लास लिमिट्स गिवन है इनको ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो आपके मिड पॉइंट आ जाएंगे। जैसे 15 + 19 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास 17 आ गया। सिमिलरली 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी 22 आ जाएगा। नेक्स्ट का 27, 32, 37, 42। आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स होंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमारे पास इसका क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है पॉलीगॉन का, ठीक है बेटा। तो ये देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें एक्स एक्सिस पे क्या लिखना होता है और वाई एक्सिस पे क्या लिखना होता है। एक बात याद रखिएगा, हमेशा फ्रीक्वेंसी चाहे वो बार ग्राफ में आए यानी हिस्टोग्राम ग्राफ में, या फिर वो आपके पास पॉलीगॉन ग्राफ में आए, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आए, आपने फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा वाई एक्सिस पे होनी है। क्यों? क्योंकि हमने ग्राफ को अप एंड डाउन दिखाना होता है, कितनी पीक पे गया है, कितना नीचे आया है, इस चीज़ के बारे में। तो वो हमेशा जो है वो फ्रीक्वेंसी पे जाके, फ्रीक्वेंसी ही पीक बताती है, उसका स्मॉल पॉइंट बताती है, चीज़ कहाँ मैक्सिमम ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आपको फ्रीक्वेंसी बताती है। इस वजह से फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पर आएगी, और जो आपका मिड पॉइंट है वो हमेशा आपका एक्स एक्सिस पर आएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, हमारे पास मिड पॉइंट ये थे सारे, और ये मैंने पहले इस पे उतार दिया है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैंने मिड पॉइंट अगर वहाँ 17 से क्वेश्चन में स्टार्ट है तो मैंने 12 से स्टार्ट लिया। वो इसलिए कि हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ, बनाना है क्लोज फिगर। देखो मतलब हमें एक फ्रीक्वेंसी ऐसी लेनी होगी जहाँ पर ज़ीरो होगा, ज़ीरो होगा तो फिगर क्लोज्ड होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ये जब मैं आपको ग्राफ शो कराती हूँ ना तो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। अब देखें, हमारे पास जो है ये हो गया, फ्रीक्वेंसी ये थी। फ्रीक्वेंसी चेक कर लेनी होती है कि कहाँ से कहाँ तक लिखनी है। देखो टोटल हाईएस्ट आ रही है 10 आ रही है, तो इसका मतलब है हमारा 10 तक ग्राफ पूरा हो जाएगा। तो मैंने 1 का गैप दे के 10 तक फ्रीक्वेंसी लगा ली है। अब देखें 17 पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपकी, 2 थी। ये देखें, आपने स्केल से मार्क करना है। ये 17 है, इधर फ्रीक्वेंसी 2 है, तो यहाँ स्केल रखें सीधा, तो ये ऐसे बढ़ती है और ये इस तरह, तो यहाँ पे आपने एक सिर्फ पॉइंट लगाना है, ठीक है। इसके बाद 22 पे फ्रीक्वेंसी 3 थी, 22 और ये फ्रीक्वेंसी आपकी 3। तो बेटा यहाँ से इसको ऊपर एक्सटेंड कर लें स्केल रख के, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, 3 का मार्क लगा दें। नेक्स्ट आपके पास है 27 पे आपकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो ये 27 है, इधर से 5 है, इसको करेंगे तो ये आपका डॉट लगा हुआ है। सिमिलरली 32 पे आपकी फ्रीक्वेंसी थी 10, तो ये आपके पास 32 और यहाँ पर आपका 10 आ रहा है, ये आपने इसको मार्क कर लिया। नेक्स्ट देखें 37 पर आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, ये 37 है और ये आपका 6 की लाइन है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। 42 पे फ्रीक्वेंसी आपकी 4 है, तो ये आपके पास 4 की लाइन है, और ये आपका 42 है, तो बेटा ये पॉइंट आ गया। अब आपके पास स्केल होगा, मैं एक हाथ से बना रही हूँ तो मैं फ्री हैंड बना के दिखा रही हूँ इसको आपने, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को स्केल से बनाना है, ठीक है। स्केल से इसको मार्क करना है,
बिल्कुल स्ट्रेट आपका आएगा, बहुत प्यारा सा इसका ग्राफ बनेगा, अप एंड डाउन जैसे पहाड़ियाँ होती हैं ना वैसे ग्राफ बनेगा आपका। तो ये इसको आप अटैच कर लें आपस में, ये हो गया। अब आप देखें यहाँ तक हो गया। अब देखो ये क्लोज पॉलीगॉन तो नहीं है, ठीक है, हमने तो बोला था कि हमारे पास फिर जो पॉलीगॉन ग्राफ होता है वो क्लोज पॉलीगॉन होता है। तो बेटा अब हम इसको अटैच करते हैं जी, इस वजह से मैंने एक ज़ीरो फ्रीक्वेंसी ली थी ताकि हम उसके पीछे उसको क्लोज़ कर सकें। और यहाँ तक 42 ख़त्म हो गया था, इसके आगे मैंने 47 से अटैच किया। तो 47 से अटैच करते ही हमें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि 47 पे फ्रीक्वेंसी इसकी ज़ीरो होगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इसकी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। तो अब आपके पास ये एक शेप बन गई है किसकी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की, ग्राफ की। ठीक हो गया।